आज हम स्टार्ट करेंगे परिसंचरण तंत्र का नेक्स्ट भाग। इससे पहले हमने परिसंचरण तंत्र के बारे में, रक्त के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे हमारे हृदय या हार्ट के बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम हृदय से। अब पढ़ेंगे हम हृदय के बारे में। हृदय मतलब हार्ट। ठीक है, यानी रक्त परिसंचरण या परिसंचरण तंत्र में जो मुख्य भाग होता है वो होता है हमारा हृदय। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट भाग है परिसंचरण तंत्र के अंदर कौन सा? हमारा हृदय। अब इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये वर्क कैसे करता है, ये काम कैसे करता है। सबसे पहले सबसे फर्स्ट जो जानकारी है हमारे पास, ये इंपॉर्टेंट जानकारी है कि हमारे पास ये जानकारी होनी चाहिए कि जो हृदय होता है ना, ये हमारा क्या काम करता है। हृदय का मेन कार्य होता है रक्त को पंप करना, यानी रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाने का काम होता है। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स या बहुत से बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि हृदय हमारा फिल्टर का काम करता है, हमारे रक्त को शुद्ध करने का काम करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो हृदय होता है वो शुद्ध करने का काम कभी भी नहीं करता। शुद्ध करने का काम बॉडी का दूसरा अंग करता है, जिसे हमने श्वसन तंत्र के अंदर पढ़ा, जो हमारे फेफड़े करते हैं। फेफड़ों के अंदर एल्वियोली होती है, वो क्या करती है कि ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल लेती है और हमारे रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा को क्या करती है? मिला देती है। यानी वहीं से जो शुद्धिकरण का प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। फिर जो शुद्ध रक्त होता है वो हमारे हार्ट के अंदर आता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हृदय काम क्या करता है कि हृदय रक्त को पंप करने का काम करता है, ना कि शुद्ध करने का। इस पॉइंट को दिमाग में बिठा लीजिए कि हृदय क्या काम करेगा। हृदय काम करेगा रक्त को पंप करने का। केवल ये रक्त को हमारी बॉडी तक ले जाता है और बॉडी से या बॉडी के अंगों से वापस लाने का काम करता है। यानी जब सिकुड़ता है तब रक्त को बॉडी के अंदर पंप करता है, और जब ये फैलता है तो रक्त को बॉडी से हमारे अपनी ओर क्या करता है? खींचता है। ठीक है, संकुचन और शिथिलन बोला जाता है इसको। तो क्लियर हो गया ये पॉइंट कि हृदय का काम क्या होता है। हमारे पास हृदय का काम होता है रक्त को पंप करना, और शुद्ध करने का काम कौन करता है? हमारे फेफड़े। ठीक है, और फिल्टर करने का काम कौन करता है? हमारी किडनी। ठीक है, फिल्टर करेगी किडनी, हृदय करेगा पंप, और हमारे फेफड़े करेंगे रक्त को शुद्ध। ठीक है, तो तीनों पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा हृदय कैसा होता है, ये कितने भागों में बटा होता है, क्या क्या कौन कौन से काम होते हैं इसके, क्या क्या इसमें लेयर्स होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास हमारा हृदय। हमारी एनसीईआरटी के बुक के अंदर इस टाइप का डायग्राम दिया हुआ है। ये क्या है? हमारा हृदय है। इसके बारे में बाद में देखेंगे, हम पहले पॉइंट्स के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट है हमारे पास मानव हृदय परिसंचरण तंत्र का मुख्य भाग है। ठीक है, यानी परिसंचरण तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है? मानव हृदय। ठीक है, अगर मानव हृदय नहीं होगा तो रक्त पंप नहीं होगा। परिसंचरण तंत्र में रक्त का पंप होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यह परिसंचरण तंत्र का मुख्य भाग है। सेकंड पॉइंट, यह दोहरी झिल्ली से घिरा होता है, जिसे पेरिकार्डियम कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम कहते हैं। देखो क्या होता है कि हार्ट, ये देखिए हमारे पास जो हार्ट है, हार्ट हमारे दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ है। ठीक है, ये देखिए ये जो हार्ट है, इसके ऊपर की इसके ऊपर एक झिल्ली है, इसके ऊपर इसके नीचे एक दूसरी झिल्ली है। ठीक है, यानी ये दो झिल्लियों से क्या हुआ है? घिरा हुआ है। इसे बोलते हैं पेरिकार्डियम। ठीक है, यानी इस झिल्ली के अंदर एक द्रव भरा होता है जो रेड रेड कलर का है। ये ऊपर वाली झिल्ली है बाहर वाली, और ये एक नीचे वाली झिल्ली है। इसके बीच में जो रेड है ये क्या है? एक फ्लूइड होता है, जिसे कहते हैं पेरिकार्डियम फ्लूइड या पेरिकार्डियम द्रव। ठीक है, ये हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में। तो शुरू करते हैं। इसके मध्य पेरिकार्डियम फ्लूइड भरा होता है। ठीक है, जो अभी हमने पढ़ा कि फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर के मध्य पेरिकार्डियम द्रव भरा होता है। और इसका काम क्या होता है? पेरिकार्डियम द्रव का काम होता है कि हृदय की बाहरी आघातों से क्या करना? रक्षा करना। हृदय की क्या करना? बाहरी आघातों से क्या करना? रक्षा करना। यानी हार्ट के ऊपर कोई भी बाहर से कोई अटैक होता है या मतलब कोई चोट लगती है, तो ये क्या करता है? अंदर तक चोट पहुंचे, इसको क्या करता है? रोकता है। कौन सा? पेरिकार्डियम फ्लूइड। ठीक है, और इसको फैलने तथा सिकुड़ने में भी क्या करता है? ये सहायता करता है। जब सिकुड़ता है तो ब्लड पंप करता है, और जब फैलता है तो ब्लड को अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है, यानी अपनी ओर खींचता है बॉडी के विभिन्न अंगों से। तो पेरिकार्डियम द्रव का दो काम हो गया। एक तो ये बाहरी आघातों से बचाता है, यानी बाहर से कोई इंपैक्ट पड़ेगा
तो जैसे ही इम्पैक्ट होगा, जो जो बल होगा बाहर से लगने वाला वो इस फ्लूइड में क्या करेगा, फैल जाएगा। यानी जैसे मान लीजिए ये बाहरी दो आवरण है, इसके बीच में पेरिकार्डियम द्रव भरा हुआ है, ठीक है। अब जैसे ही बाहर से कोई फोर्स लगेगा ना, तो ये इस फोर्स को क्या कर देगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, ठीक है। फिजिक्स में क्या होता है कि फोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते ही फोर्स का इम्पैक्ट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो उसी तरीके से जब बाहर से हार्ट के ऊपर कोई एक्सीडेंट में या किसी मतलब फ्रेंड ने मार दिया, तो क्या होता है, जब भी फोर्स लगेगा हार्ट के ऊपर, तो हार्ट में जब फोर्स लगेगा तो ये फोर्स क्या करेगा, पेरिकार्डियम द्रव तक जाएगा, और ये द्रव क्या करता है, इस फोर्स को फैला देगा या डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, जिसके कारण इसका जो इंपैक्ट होगा ना वो हार्ट पे कम पड़ेगा। यानी बाहरी आघातों से रक्षा करता है। ये तो पहला पॉइंट होगा पेरिकार्डियम फ्लूइड का। और दूसरा हो गया कि जो जब ब्लड को खींचना मतलब अपनी ओर खींचता है और ब्लड को पंप करता है अंगों तक, तो उसमें हार्ट फैलता तथा सिकुड़ता है। तो फैलने तथा सिकुड़ने में कौन सा फ्लूइड काम करेगा, पेरिकार्डियम फ्लूइड काम करेगा। यानी इसके दो कार्य हो गए, ठीक है। अगला देखते हैं हम, हृदय में 4 कक्ष पाए जाते हैं। हृदय में कितने कक्ष पाए जाते हैं, 4, ठीक है, 4 कक्ष पाए जाते हैं, ठीक है। जिसमें होता है 2 आलिंद तथा 2 निलय। कितने कितने होते हैं, 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं, जो राइट तथा लेफ्ट भागों में विभक्त होता है, ठीक है। इसके बाद एक इन आलिंद तथा निलय के बीच में वॉल्व होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, पट होते हैं, द्वार होते हैं, या वॉल्व कहा जाता है इनको, ठीक है। क्या कहा जाता है, वॉल्व कहा जाता है या द्वार कहा जाता है। अब सिंपल हम डायग्राम बना के देखेंगे हार्ट का। इसमें थोड़ा सा, ये हमारी बुक का डायग्राम है, इसमें भी समझ सकते हैं हम कि कैसे होता है। देखो हार्ट में इसमें हमारे पास 2 भाग है, हम इसे अभी जस्ट बना के भी देखेंगे। ये जो भाग है, ये वाला भाग हमारे पास हो जाएगा दायां वाला भाग, ये वाला भाग, ठीक है। और जो ये वाला भाग है जिसमें हल्का सा रेडिश कलर है, पिंक कलर है, तो ये कौन सा भाग है, बायां भाग। ये ब्लू कलर का जो भाग है ये कौन सा है, दायां भाग। और ये वाला जो भाग है ये है बायां भाग। अब इसमें भी 2 भाग है, ये वाला भाग, ठीक है, और ये नीचे वाला भाग। इसमें भी ये वाला भाग और ये नीचे वाला भाग, ठीक है। तो ये ऊपर वाला भाग होता है, इसे बोलते हैं हम आलिंद, और इस वाले भाग को भी बोलेंगे आलिंद, और नीचे वाले भाग को बोलेंगे हम निलय। इस वाले भाग को क्या बोलेंगे, निलय, ठीक है। अब क्या होता है कि जो 4 कोष्ठ में बटा हुआ है, इसमें 2 सेक्शन होते हैं। ये वाला हो गया हमारे पास दायां यानी राइट, और ये वाला हो गया हमारे पास बायां यानी लेफ्ट। तो जब भी दाएं में ब्लड आएगा तो वो जो ब्लड होगा ना वो अशुद्ध ब्लड होगा। कैसा ब्लड होगा, वो अशुद्ध ब्लड। तो हमेशा ध्यान रखना कि हार्ट 2 भागों में बटा होता है, जिसमें दायां भाग होता है और बायां भाग होता है। दायां भाग भी 2 भागों में होता है, ऊपर वाला भाग होता है दायां आलिंद और नीचे वाला भाग होता है दायां निलय। उसके बाद बाएं वाले भाग में बात करते हैं। ऊपर वाला जो भाग होता है उसे बोलते हैं बायां आलिंद, और नीचे वाला जो भाग होता है उसे बोलते हैं बायां निलय, ठीक है। यानी लेफ्ट आलिंद, लेफ्ट निलय, राइट आलिंद और राइट निलय, ठीक है। अब क्या होता है कि इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होता है ब्लड, ठीक है। ध्यान रखना कि जो दायां भाग होता है, जो दायां आलिंद और दायां निलय होता है, उसमें हमेशा अशुद्ध रक्त आएगा। कौन सा रक्त आएगा, इसमें अशुद्ध रक्त आएगा। और जो बायां आलिंद और बायां निलय होता है, इसमें हमेशा कैसा आता है, शुद्ध रक्त आता है। हमारी बुक्स के अंदर 2 तरह की शिराएं, 2 तरह की नसें दी हुई हैं, जो ब्लू है और एक रेड है। तो ब्लू वाली अशुद्ध रक्त को शो करती है और रेड वाली शुद्ध रक्त को शो करती है, ठीक है। इसमें हल्का सा रेडिश क्या है, शेड है, और इसके अंदर ब्लू का शेड है। तो ये अशुद्ध रक्त वाला भाग है और ये शुद्ध रक्त वाला भाग है, ठीक है। तो 2 भाग हो गए हमारे पास, दायां और बायां। दायां भाग में भी दायां निलय, दायां आलिंद और दायां निलय। बाएं भाग में बायां आलिंद और बायां निलय, ठीक है। अब इसको हम रफली बना के देखते हैं। इसमें कुछ वॉल्व्स भी होते हैं, वॉल्व क्या काम करते हैं, कैसे काम करेंगे, ठीक है। तो हम इसके बारे में अभी देखते हैं, ठीक है। तो इसका छोटा सिंपल हार्ट से शुरू करते हैं, ठीक है। हम बनाएंगे एक सिंपल हार्ट, ये ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ये हो गई हमारे पास ड्यूल लेयर। ऐसा बनाना नहीं है, केवल मैं समझाने के लिए बना रहा हूं, ठीक है। पता चला एग्जाम में अपने बना दिया और एग्जामिनर ने पूरा क्वेश्चन ही काट दिया। ये हो गया हमारे पास 2 भाग, ठीक है। और
यहां से 3 कपाट पाए जाएंगे, जिसे हम आगे देखेंगे कि इन्हें कहा क्या जाता है। ठीक है, यहां पर पाए जाते हैं 2 कपाट। ठीक है, ये हो जाता है हमारे पास दायां वाला भाग। ठीक है, और ये हो जाता है हमारे पास बायां वाला भाग। दायां आलिंद, ठीक है, और ये हो जाता है हमारे पास दायां निलय। ठीक है, ये हो गया बायां आलिंद और ये हो गया हमारे पास बायां निलय। ठीक है, अब क्या होगा हमारे पास, हमने अभी 10 पढ़ा कि हार्ट के 4 सेक्शन होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, जो दायां भाग होता है उसमें 2 भाग होते हैं, पहले ऊपर वाला भाग होता है दायां आलिंद और नीचे वाला भाग होता है दायां निलय। बायां भाग में भी 2 भाग होते हैं, बायां आलिंद और बायां निलय। दायां आलिंद या दाएं वाले भाग में हमेशा कैसा रक्त होगा? अशुद्ध रक्त होगा। कैसा रक्त होगा? अशुद्ध रक्त होगा। और बाएं भाग में हमेशा कैसा रक्त होगा? ये शुद्ध रक्त होगा। ठीक है, यानी अशुद्ध रक्त को जिसमें ऑक्सीजन नहीं मिली होती है और शुद्ध रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा मिली होती है। ठीक है, यानी अनऑक्सीकृत रक्त कहलाता है अशुद्ध रक्त और ऑक्सीकृत रक्त कहलाता है हमारा शुद्ध रक्त। ठीक है, अब बात करते हैं कि दायां आलिंद और दायां निलय के मध्य में 3 कपाट पाए जाते हैं या 3 द्वार पाए जाते हैं, पहला, दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, इन द्वारों का काम क्या होता है? इससे सबसे पहले कहते हैं हम तीन द्वारों को कहेंगे हम त्रिवलनी कपाट। क्या बोलेंगे इसे हम? त्रिवलनी कपाट। ऐसे ही बाएं आलिंद और बाएं निलय के मध्य 2 कपाट पाए जाते हैं, जिसे कहा जाता है द्विवलनी कपाट। क्या कहते हैं हम? द्विवलनी कपाट। अब इन कपाटों का काम क्या होता है? देखो क्या होता है कि दायां भाग जो होता है ना, इसमें अशुद्ध रक्त पाया जाता है। ठीक है, तो जो दाएं भाग में जब अशुद्ध रक्त शरीर के विभिन्न भागों से आता है, यहां पर एक शिरा होती है। ठीक है, जैसे हम आगे पढ़ेंगे, जब हम इसकी पूरी क्रियाविधि पढ़ेंगे ना, तब हम पढ़ेंगे। बस इतना सा, अभी इतना सा ध्यान रखो कि दाएं आलिंद में जब अशुद्ध रक्त आता है तब ये आलिंद फुल हो जाता है अशुद्ध ब्लड से। उसके बाद क्या होता है कि जब दायां आलिंद पिचकता है या संकुचित होता है, तो यहां से जो ब्लड होता है ना, ये इस त्रिवलनी कपाटों द्वारा कहां चला जाता है? दाएं निलय में आ जाता है। ठीक है, दाएं निलय में आ गया, यानी एक तरह से इन्होंने रास्ते का काम करा कि दाएं आलिंद से जो ब्लड है बाएं आलिंद में आ गया। ठीक है, अब क्या होता है कि जब दाएं आलिंद से ब्लड दाएं निलय में आता है ना, तो जब ये ब्लड दाएं निलय को फुल क्या कर देगा? भर देगा। भरने के बाद ये रक्त वापस से दाएं निलय में ना जाए, उसके लिए जो ये कपाट होते हैं ना, ये ब्लॉक हो जाते हैं। यानी इनकी संरचना इस टाइप से होती है, इस तरह से होती है। ठीक है, यानी ऊपर से ब्लड तो आएगा, लेकिन नीचे से जब शिथिल होगा तो ये रास्ता क्या हो जाएगा? ब्लॉक हो जाएगा। यानी ऊपर से नीचे आने का रास्ता होता है, लेकिन नीचे से ऊपर जाने का रास्ता नहीं होता। यानी ऊपर दाएं आलिंद से, यानी आलिंद से निलय तक तो आएगा, लेकिन निलय से वापस आलिंद तक नहीं जाएगा। ठीक है, तो मेन जो इन कपाटों का काम होता है, दाएं भाग से ब्लड को, चाहे वो शुद्ध हो चाहे वो अशुद्ध हो, कहां तक लाना? दाएं या बाएं निलय के अंदर लाना, और वापस से निलय से आलिंद में नहीं पहुंचाना। मतलब यानी ये क्या करते हैं, ऊपर से नीचे ब्लड को लाते हैं और नीचे से ऊपर जाने में रास्ता इनका क्या करते हैं? ब्लॉक कर देते हैं। जिस कारण क्या होता है, जब बायां निलय या दायां निलय संकुचित होता है तो ब्लड वापस से आलिंद में नहीं जाता, वो क्या करता है? शरीर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, तो जैसे दाएं आलिंद का काम होता है, कपाटों का काम होता है त्रिवलनी कपाट का, उसी तरीके से बाएं आलिंद में भी द्विवलनी कपाट का यही काम होता है। बाएं आलिंद से जो शुद्ध रक्त होता है, यानी बाएं भाग में हमेशा क्या होगा? शुद्ध रक्त होगा, दाएं भाग में हमेशा अशुद्ध रक्त होगा। तो बाएं आलिंद का जो शुद्ध रक्त होता है ना, वो जब आलिंद संकुचित होता है या पिचकता है, तो यहां से जो ब्लड है कहां चला जाता है? बाएं निलय में चला जाता है। और बाएं निलय में जाने के बाद जब ये फुल हो जाता है, तो ये कपाट क्या होते हैं? बंद हो जाते हैं। यानी जब बायां निलय संकुचित होगा तो ये ब्लड ऊपर की साइड नहीं जाएगा। ठीक है, तो द्विवलनी कपाट क्या करते हैं? ब्लड को ऊपर से नीचे तो आने देते हैं, लेकिन नीचे से
ऊपर की साइड नहीं आने देते। यानी जो द्विवलनी का पार्ट और त्रिवलनी का पार्ट है, ये दोनों का काम सेम ही होता है, यानी ब्लड को ऊपर से नीचे लाना तथा नीचे से ऊपर जाने के लिए ब्लॉक कर देना या ऊपर से नीचे से ऊपर नहीं जाने देना। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो जब भी आलिंद और निलय पिचकते तथा फूलते हैं, ठीक है, संकुचित होते हैं तथा शिथिलन होते हैं ना, तब इनमें से एक आवाज आती है जिसे बोलते हैं हम लब डब की आवाज। ठीक है, क्या बोलेंगे? लब डब, यानी दोनों मिलकर हृदय की धड़कन को बनाते हैं। हमारे हृदय जब संकुचित और शिथिलन होता है ना, तो आवाज आती है। जैसे हम किसी के सीने पे अपना कान लगाते हैं तो आवाज आती है ना, धक 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 धक। वो धक धक नहीं होती, वो क्या होती है? लब डब लब डब लब डब, ऐसी आवाज होती है। ठीक है, यानी ये एक हार्ट बीट की साउंड होता है, ऐसे आवाज करता है हमारा हार्ट। ठीक है, लब डब लब डब। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं हम कि दायां आलिंद और बायां आलिंद या दायां निलय व बायां निलय से जो ब्लड हमारे शरीर तक पहुंचता है या शरीर से लाया जाता है, वो किसके द्वारा आता है या किसके द्वारा भेजा जाता है, हम आगे हमारे नसों या वॉल्व्स के या इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वेसल्स जिन्हें कहा जाता है। ठीक है, क्या कहेंगे? वेसल्स या वाहिकाएं। तो अगला देखते हैं हम रुधिर वाहिकाएं। ठीक है, ब्लड वेसल्स। तो हमारे पास है, हमारे पास दो तरह की ब्लड वेसल्स होती है। ठीक है, कितने तरह की ब्लड वेसल्स होती है? दो तरह की, जिसे कहते हैं हम पहला धमनी और दूसरा कहते हैं हम शिरा। ठीक है, पहला क्या कहेंगे? धमनी, और दूसरा क्या कहेंगे? शिरा। तो पहले धमनी के बारे में देखते हैं। तो धमनियां क्या काम करती है? ये रुधिर वाहिनी रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक लेकर जाती है। ठीक है, ये क्या करती हैं? जो धमनियां होती है ना, रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक लेकर जाती है। यानी जब भी ब्लड हार्ट से विभिन्न अंगों तक जाएगा ना, तो वो किस फॉर्म में जाएगा? शुद्ध फॉर्म में जाएगा। यानी शुद्ध रक्त का परिवहन कौन करता है? हमारे पास धमनियां करती है। ठीक है, इसमें अगला जो पॉइंट है हमारे पास, धमनी शुद्ध रक्त को शरीर तक ले जाती है। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शुद्ध रक्त को कौन लेकर जाता है या शुद्ध रक्त का वहन कौन सी वेसल्स या वाहिकाएं करती है? तो कौन सी वेसल्स करती है? धमनियां करती है। कौन सी वेसल्स करती है या वाहिकाएं करती है? धमनियां करती है। ठीक है, तो शुद्ध रक्त को ले जाने का काम कौन करेगा? धमनियां करेगी। ठीक है, तीसरा पॉइंट हो गया हमारे पास, धमनी की दीवार मोटी होती है। देखो क्या होता है, ये देखिए, इसमें हमारे पास दो वेसल्स है। ये तो हो गई हमारे पास शिरा, ठीक है, और ये है हमारे पास धमनी, जिसे हम अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखो धमनी की जो दीवार होती है ना, ये थोड़ी मोटी होती है। देखो ये वाली जो साइज है ये मोटी है, और जो शिरा की साइज है ये क्या है? थोड़ी इसके मुकाबले पतली है। ठीक है, तो जो धमनियों की दीवारें होती है ना, ये मोटी पाई जाती है किसके मुकाबले? शिरा के मुकाबले। देखो थर्ड पॉइंट में दिया हुआ है, शिरा की दीवार धमनी से पतली होती है। ठीक है, जब शिरा पढ़ेंगे तो उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं धमनी के बारे में। तो धमनी की दीवारें होती है ना, ये क्या होती है? मोटी होती है। कैसी होती है? मोटी होती है। अब दीवारें मोटी होने का कारण भी तो होता है भाई, उसकी शिरा की दीवार क्या होती है? पतली है, लेकिन धमनी की दीवार क्या है? मोटी है। तो कोई तो रीजन होगा। तो इसका रीजन ये है कि जब भी हार्ट ब्लड पंप करता है तो अधिक दाब से पंप करता है। ठीक है, और उस अधिक दाब को झेलने के लिए शिराओं की दीवारें क्या होती है? मोटी होती है। अगर मोटी नहीं होगी तो शिराएं फट जाएगी। यानी अधिक दाब से जो हृदय क्या करेगा? ब्लड को पंप करता है, और पंप करने से जो धमनियों पर जो दाब होता है वो बढ़ जाता है, और उस दाब को सहन करने के लिए इसकी दीवारें कैसी होती है? मोटी होती है। इसीलिए ये चीज ध्यान रखना कि जो रक्त दाब मापा जाता है वो कहां से मापा जाता है? धमनियों से मापा जाता है। क्यों? क्योंकि जब हार्ट पंप करेगा और दाब लगाएगा तो सबसे ज्यादा दाब लगता है हमारी धमनियों के ऊपर, और रक्त दाब को मापने के लिए धमनियों का प्रयोग किया जाता है, ना कि शिरा का। ठीक है, किसका प्रयोग करेंगे रक्त दाब मापने के लिए? धमनी का। तो क्वेश्चन पूछा जाता है
कि शरीर में रक्त दाब या रक्तचाप मापने के लिए कौन सी वाहिकाओं का प्रयोग किया जाता है। तो किसके प्रयोग किया जाता है, कौन सी वेसल्स का या वाहिकाओं का, धमनी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यही रीजन होता है कि धमनी की दीवार थोड़ी मोटी होती है, किसके मुकाबले, शिरा के मुकाबले। ठीक है, तो इसके बाद फोर्थ पॉइंट देखते हैं, धमनी में फुफ्फुस धमनी होती है जो अशुद्ध रक्त का वहन करती है। ठीक है, अब देखो हमने इससे पहले पढ़ा कि धमनी क्या करती है, शुद्ध रक्त का वहन करती है, यानी शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक लेकर जाती है। लेकिन इसके विपरीत एक और धमनी पाई जाती है जिसे हम कहते हैं फुफ्फुसीय धमनी या पल्मोनरी धमनी। क्या कहेंगे, फुफ्फुसीय धमनी या पल्मोनरी धमनी। ये पल्मोनरी धमनी क्या करती है, धमनियों के विपरीत अशुद्ध रक्त का वहन करती है। सिंपल धमनी जो होगी वो तो शुद्ध रक्त का वहन करेगी, और जो फुफ्फुसीय धमनी होगी वो किसका वहन करेगी, अशुद्ध रक्त का। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। ठीक है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर धमनी तो शुद्ध रक्त करती है, अब आप बोल रहे हो कि जो फुफ्फुसीय धमनी है वो अशुद्ध रक्त कर रही है। ठीक है, इसके पहले हमने पढ़ लिया कि धमनी शुद्ध है और अभी आप बोल रहे हो कि धमनी अशुद्ध रक्त करती है। लेकिन दोनों में एक अंतर है कि जो सिंपल धमनी होगी वो शुद्ध रक्त का वहन करेगी, और जो फुफ्फुसीय धमनी होगी वो अशुद्ध रक्त का वहन करेगी। इन दोनों में डिफरेंस करना। सेम यही कंडीशन शिरा के अंदर भी आएगी हमारे पास, जो हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो धमनी के बारे में हमने पढ़ लिया कि धमनी क्या करती है, शुद्ध रक्त का वहन करती है। सिंपल धमनी क्या करती है, शुद्ध रक्त का वहन करती है। इसकी दीवारें थोड़ी मोटी होती हैं। यह क्या करती है, ब्लड को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक लेके जाती है। कौन से रक्त को, शुद्ध रक्त को। ठीक है, इसके अंदर एक फुफ्फुसीय धमनी पाई, यानी धमनियों में फुफ्फुसीय धमनी जो होती है वो क्या करती है, अशुद्ध रक्त का वहन करती है। ठीक है, किसका वहन करती है, अशुद्ध रक्त का। अब अगर अशुद्ध रक्त का वहन करेगी ना तो ये हृदय से ब्लड को कहां तक लेकर जाएगी, फुफ्फुस या फेफड़ों तक लेकर जाएगी। इसके बारे में हम जब कार्य क्रिया विधि पढ़ेंगे तो उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो धमनियों में फुफ्फुसीय धमनी एक ऐसी धमनी है जो क्या करेगी, अशुद्ध रक्त का वहन करेगी। बाकी सारी धमनियां शुद्ध रक्त का वहन करती है। ठीक है, अब आते हैं हम शिरा के ऊपर। ठीक है, तो शिरा में फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, ये रुधिर वाहिनी रक्त को शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक लेकर आती है। ठीक है, जो शिराएं होती है, जो वेन्स होती हैं, ठीक है, धमनी को बोलते हैं आर्टरी और शिरा को बोलते हैं वेन्स। ठीक है, जो शिरा होती है, शिरा क्या करती है कि जो अशुद्ध रक्त होता है ना वो शरीर के विभिन्न भागों से हमारे हृदय तक लेकर आती है। जस्ट विपरीत हो गया, धमनी में तो क्या हो रहा था कि हृदय से शुद्ध रक्त शरीर के विभिन्न भागों तक जा रहा था, फिर विभिन्न भागों में जब वो शुद्ध रक्त पहुंचता है तो वहां पर जो हमारी कोशिकाएं होती है शरीर के, वो कोशिकाएं क्या करती है, ऑक्सीजन को लेती है, और वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया होता है कोशिका के अंदर, जिसे हम कोशिका का ऊर्जा ग्रह बोलते हैं। वो क्या करता है, उसका प्रयोग करके शरीर के लिए ऊर्जा बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, ब्लड में छोड़ देता है। यानी कोशिकाओं से जो धमनियां होती हैं हृदय से शुद्ध रक्त लेकर जाती है और वहां पर वो रक्त अशुद्ध हो जाता है। उसके बाद फिर उन अंगों से अशुद्ध रक्त को लेकर आने का काम कौन करेगी, शिरा करेगी। यानी हृदय से लेकर जाने का काम धमनी, और विभिन्न शरीर के विभिन्न अंगों से लेकर आने का काम कौन करेगी, शिरा करेगी। कहां तक, हृदय तक। ठीक है, तो ये रुधिर वाहिनी रक्त को शिरा के विभिन्न भागों शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक लेकर आती हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट है हमारे पास, शिरा अशुद्ध रक्त को हृदय तक लेकर जाती है। अब ये वही चीज है, हमने क्या पढ़ा कि ये क्या करेंगी कि शरीर से अशुद्ध रक्त को लेकर, यानी शरीर से रक्त को कहां तक लेकर आती है, हृदय तक लेकर आती है। और जो वो रक्त होता है वो कैसा होता है, अशुद्ध होता है। कैसा होता है, अशुद्ध होता है। ठीक है, यानी धमनी शुद्ध रक्त का वहन करेगी और शिरा अशुद्ध रक्त का वहन करेगी। ठीक है, सीधा सीधा पॉइंट है, धमनी क्या करेगी, शुद्ध रक्त, और शिरा अशुद्ध रक्त। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट, शिरा की दीवार धमनी से पतली होती है। ठीक है, अभी हमने देखा कि शिरा की दीवार किससे पतली होती है, धमनी से पतली होती है। धमनी की दीवार मोटी होती है और शिरा की दीवार थोड़ी क्या होती है, पतली होती है। ठीक है, अब इसके अंदर एक और चीज पाई जाती है जो हम इस डायग्राम में देख सकते हैं। ये जो कपाट पाए जाते हैं इसके अंदर, ठीक है, क्या पाए जाते हैं इसमें, एक कपाट पाए जाते हैं, द्वार पाया जाता है। अब इन द्वारों का काम क्या होता है, देखो क्या होता है कि
अशुद्ध रक्त को एक ही डायरेक्शन में फ्लो करवाया जाता है, यानी हमारे शरीर से हृदय तक ले जाने का कार्य यानी कौन करती है? शिरा करती है, और शिराओं में द्वार पाए जाते हैं, यानी ब्लड जैसे जैसे अंगों से हृदय तक पहुंचेगा तो उसके लिए रास्ता ओपन रहता है। लेकिन अगर वो ब्लड वापस से अंगों तक जाने का प्रयास करेगा तो ये जो रास्ता होता है ना, ये जिसे बोलते हैं कपाट, ये क्या होता है? ब्लॉक हो जाता है। यानी ये शरीर से हृदय तक तो जाएगा लेकिन ब्लड वापस से हृदय से शरीर तक नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि इस शिराओं के अंदर द्वार पाए जाते हैं और ये द्वार एक ही दिशा में खुलते हैं, दूसरी दिशा में क्या होते हैं? बंद या ब्लॉक हो जाते हैं। यानी ब्लड को एक ही दिशा में परिवहन या संचरित या एक ही दिशा में भेजने का काम करते हैं कौन से? ये द्वार। और विपरीत दिशा में जाने के लिए इसको क्या करते हैं? ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, तो इन द्वारों का काम क्या होता है कि जो रक्त को एक ही दिशा में संचरित करना। ठीक है, और ये सिर्फ किस में पाए जाएंगे? शिरा में पाए जाएंगे, ये धमनियों में नहीं पाए जाते। किस में पाए जाते हैं? ये शिरा में पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पॉइंट बात करते हैं। शिरा में फुफ्फुसीय शिरा होती है जो शुद्ध रक्त का वहन करती है। ठीक है, शिराओं के अंदर क्या होती है? फुफ्फुसीय शिरा। जैसे धमनी के अंदर होती है फुफ्फुसीय धमनी, जो धमनियों के विपरीत काम करती है। कौन सा रक्त लेकर जाती है? अशुद्ध रक्त लेकर जाती है। ऐसे ही शिराओं में फुफ्फुसीय शिरा होती है जो क्या काम करती है? शिरा, सिंपल शिरा अशुद्ध रक्त लेकर जाती है, लेकिन फुफ्फुसीय शिरा कौन सा रक्त लेकर जाती है? शुद्ध रक्त लेकर जाती है या ऑक्सीकृत रक्त लेकर जाती है। तो दोनों में ही फुफ्फुसीय शिरा और फुफ्फुसीय धमनी दोनों ऐड हो गई। ये अपनी प्रॉपर्टी से अपोजिट काम करती है। अगर धमनी शुद्ध लेकर जाएगी तो फुफ्फुसीय धमनी अशुद्ध लेकर जाएगी। अगर शिरा अशुद्ध लेकर जाएगी तो फुफ्फुसीय शिरा क्या करेगी? शुद्ध लेकर जाएगी। ठीक है, इनमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना सा याद रखना है कि अगर शिरा और धमनी के आगे फुफ्फुस लग जाता है तो वो विपरीत काम करना शुरू कर देगी। ठीक है, फिर इनमें वाल्व होते हैं जो रक्त को एक ही दिशा में प्रवाहित करते हैं या एक ही दिशा में प्रवाहित करने का काम करते हैं। अभी हमने देखा कि जो वाल्व होते हैं, जो कपाट होते हैं, ये क्या करते हैं? ब्लड को सिर्फ आगे की ओर लेकर आते हैं, यानी शरीर से हृदय तक लेकर आते हैं, ना कि हृदय से शरीर तक जाने का कार्य करते हैं। यानी अगर ब्लड वापस से जाने लगेगा तो ये रास्ता क्या कर देंगे? उसका ब्लॉक कर देंगे और वापस से ब्लड शरीर तक नहीं जा पाएगा, सिर्फ शरीर से हृदय तक आएगा। ठीक है, तो ये जो वाल्व होते हैं ये एक ही दिशा में क्या करते हैं? ब्लड को प्रवाहित करने का काम करते हैं। ये है हमारे पास धमनी और शिरा। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं हृदय की क्रियाविधि कि हृदय वर्क कैसे करता है, हृदय काम कैसे करता है, इसमें ब्लड फ्लो कहाँ से होता है, कौन सी धमनी, कौन सी शिरा कैसा ब्लड लेकर जाती है और कहाँ लेकर जाती है, और शुद्ध होने के बाद किसके द्वारा हमारे वापस हार्ट तक आता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये हमारी बुक में एक डायग्राम दिया हुआ है जो हृदय की क्रियाविधि को बताता है। ठीक है, ये डायग्राम है हमारे पास, ये पूरा हृदय की क्रियाविधि को बताता है। ठीक है, इसके अंदर जो ब्लू वाला भाग है, जो नीला वाले जो वेसल्स हैं, वाहिकाएं हैं, ये अशुद्ध रक्त को शो कर रही हैं, और जो लाल वाली वाहिकाएं हैं, ये किसको रक्त शो कर रही है? ये शुद्ध रक्त को शो कर रही है। ठीक है, तो अब इसमें समझते हैं, फिर हम अपने हाथों से ये डायग्राम बनाएंगे। तो जैसे चलो ठीक है, हम बनाते जाते हैं और ऐसे ऐसे इसकी क्रियाविधि समझते जाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ साइड में बनाते हैं डायग्राम। तो देखो, कुछ इस तरह की संरचना है। ठीक है, इसमें डबल वॉल्व है, ये। ठीक है, यहाँ से ये वेसल्स जुड़ी हुई है और यहाँ से ये वेसल बाहर आ रही है। ठीक है, सेम यही डायग्राम हमारे पास दूसरे भाग में भी बनेगा, क्योंकि हमारे पास हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? दो भाग होते हैं, दायां और बायां, और वे वो भी कितने भागों में बटा होता है? आलिंद और निलेय में। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं बनेगा, पर हाँ हम तुम्हारे समझ में आ जाएगा।
ठीक है। एग्जैक्ट नहीं बन रहा है, तो इसको ऐसा करते हैं हम, सिंपल बॉक्स से बनाते हैं, फिर क्रियाविधि को समझेंगे, और हमें एग्जाम में यही बनाना है जो हमारी बुक के अंदर दिया हुआ है, केवल समझने के लिए हम इसे बॉक्स के रूप में बनाते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो स्टार्ट बॉक्स के रूप में बना लेते हैं। पहले ये हमने एक बॉक्स बनाया, इसे हम 4 भागों में बांट देंगे। वो बना नहीं ठीक से, तो हम इसे अलग से 4 भागों में बांटेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा ऊपर वाला दायां वाला भाग, और ये हो गया हमारे पास बायां वाला भाग। हम सिंपल समझेंगे बस इसके। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 3 कपाट, जिसे हम बोलते हैं त्रिवलनी कपाट, और ये हो गया हमारे पास 2 कपाट, जिसे हम बोलेंगे द्विवलनी कपाट। ठीक है, ये वाला भाग है हमारे पास दायां आलिंद, दायां आलिंद, ये है हमारे पास बायां आलिंद। ठीक है, इसके बाद ये है हमारे पास दायां निलय, और ये है हमारे पास सॉरी बायां निलय। ठीक है, ठीक है। अब शुरू करते हैं हम दाएं भाग से। अब दायां जो भाग होता है, इसमें हमेशा कौन सा रक्त होता है? इसमें हमेशा अशुद्ध रक्त होता है। कौन सा रक्त होता है इसमें? हमेशा अशुद्ध रक्त होता है। यानी शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त कहां पर आता है? दाएं आलिंद में आता है। कहां पर आता है? दाएं आलिंद में आता है। तो हमारे पास नीचे हम रख देते हैं, ये है हमारे पास शरीर। ठीक है, ये किसी व्यक्ति का शरीर है। यानी शरीर से रक्त को दाएं भाग तक जो लेकर आता है, उसे हम कहते हैं महाशिरा। क्या बोलेंगे? महाशिरा। ठीक है, ये ब्लड आया कहां पर? शरीर से हमारे दाएं आलिंद में। ठीक है, कहां से आया? ये शरीर से दाएं आलिंद में। यहां से अशुद्ध रक्त कहां आया? दाएं आलिंद में। ये जो छोटी छोटी वेसल्स होती है, इन्हें बोलते हैं हम केशिका। यानी धमनी और शिरा जब शरीर पे जुड़ती है या शरीर के विभिन्न अंगों से जुड़ती हैं, तो किस में परिवर्तित हो जाती है? केशिकाओं में परिवर्तित हो जाती है। किस में परिवर्तित हो जाती है? केशिकाओं में। से बोलते हैं हम केशिकाएं। जो छोटी छोटी नसें होती है, वेसल्स होती है, इन्हें हम कहते हैं केशिकाएं। ठीक है, अब जो अशुद्ध रक्त है हमारे दाएं आलिंद में आ गया। अब दाएं आलिंद जब फुल हो जाता है, भर जाता है, उसके बाद ये क्या होगा? संकुचित होगा। संकुचित होने के कारण जो अशुद्ध रक्त दाएं आलिंद में था, वो कहां आ जाएगा? दाएं नीले में आ जाएगा। ठीक है, किसके द्वारा? त्रिवलनी कपाट द्वारा। यानी दाएं भाग में त्रिवलनी कपाट पाए जाते हैं। जब दायां आलिंद फुल हो जाता है अशुद्ध रक्त से, तो दायां आलिंद पिचकता है या संकुचित होता है, और उसके कारण जितना भी अशुद्ध ब्लड है वो कहां आ जाएगा? दाएं नीले में आ जाएगा। कहां जाएगा? दाएं नीले में आ जाएगा। अब दाएं नीले में आने के बाद ये त्रिवलनी कपाट क्या करेंगे? बंद हो जाएंगे, और इस ब्लड को, अशुद्ध ब्लड को बाएं या दाएं आलिंद में जाने से रोक देंगे। ठीक है, अब क्या होगा? जब दायां नीले फुल हो जाएगा, तो ये क्या करेगा? अब संकुचित होगा। ठीक है, पहले आलिंद संकुचित हुआ, अब कौन संकुचित होगा? निलय संकुचित होगा। जब निलय संकुचित होता है, तो ये जो ब्लड है ये जाता है हमारे फेफड़ों में। कहां जाएगा? हमारे फेफड़ों में। और फेफड़े क्या करते हैं? अशुद्ध रक्त को शुद्ध करने का काम करते हैं। क्या करते हैं? अशुद्ध रक्त को शुद्ध करने का काम करते हैं। यहां पर भी क्या होती है? छोटी छोटी केशिकाएं होती है जो एल्वियोली से जाकर जुड़ती हैं, और एल्वियोली क्या करती है? अशुद्ध रक्त में से कार्बन डाइऑक्साइड को उठाती हैं और उसमें क्या मिला देती हैं? ऑक्सीजन मिला देती है, जिसके कारण क्या होता है? वो अशुद्ध रक्त शुद्ध हो जाता है। ठीक है, तो दाएं आलिंद से क्या निकलती है? एक वेसल्स निकलती हैं, जिसे हम कहते हैं फुफ्फुसीय धमनी। क्या कहेंगे? फुफ्फुसीय
धमनी, ये फुफ्फुसीय धमनी क्या करेगी, अशुद्ध रक्त को कहां तक लेकर जाएगी, हमारे हृदय तक लेकर जाएगी। कहां तक लेकर जाएगी, हमारे हृदय तक लेकर जाएगी। यहां से अशुद्ध रक्त निकला और फुफ्फुसीय धमनी द्वारा कहां पर गया, हमारे फेफड़ों तक, हमारे फेफड़ों तक, ठीक है, जिसे हम कहते हैं फुफ्फुस। क्या बोलते हैं, फुफ्फुस, इसे कहेंगे हम फुफ्फुस, ठीक है। और इससे जुड़ने वाली शिरा और धमनी फुफ्फुसीय शिरा और फुफ्फुसीय धमनी कहलाती है, ठीक है। अब ब्लड कहाँ आ गया, हमारे पास फेफड़ों में आ गया। अब ये फेफड़े क्या करेंगे, इस अशुद्ध रक्त को क्या करेंगे, शुद्ध करने का काम करेंगे। इसीलिए मैंने सबसे पहले लाइन ये बोली थी कि हृदय जो होता है ब्लड को शुद्ध नहीं करता है, सिर्फ ये क्या करेगा, पंप करने का काम करेगा। शुद्ध करने का काम कौन करेंगे, हमारे फुफ्फुस या फेफड़े करेंगे। अब क्या हुआ, जब अशुद्ध रक्त फेफड़ों तक आ गया तो फेफड़ों में आने के बाद एल्वियोली कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है, उसमें से अलग कर लेगी, और उसके बाद ये क्या करेगी, हमारे द्वारा ली गई सांस में से ऑक्सीजन को कहाँ मिला देगी, ब्लड के अंदर छोड़ देगी या ब्लड के अंदर मिला देगी। उसके बाद जो ब्लड होता है वो क्या होता है, शुद्ध हो जाता है, और वो शुद्ध ब्लड फिर से केशिकाओं द्वारा फेफड़ों से बाहर निकलता है और फिर फुफ्फुसीय शिरा। अब फुफ्फुसीय शिरा द्वारा कहां जाएगा, ये बाएं आलिंद में जाएगा। कहां जाएगा, ये बाएं आलिंद में जाएगा, ठीक है। यहां से शुद्ध रक्त कहां जाएगा, बाएं आलिंद में। ये हो गई हमारे पास फुफ्फुसीय धमनी, फुफ्फुसीय धमनी, ठीक है। और ये हो गई हमारे पास फुफ्फुसीय शिरा, ठीक है, फुफ्फुसीय शिरा। और ये है हमारे पास महाशिरा, महाशिरा, क्योंकि ये क्या होती है, बड़ी होती है, मोटी होती है, यानी बहुत सारे ब्लड को क्या करती है, वो एक साथ लेकर जाती है, इसीलिए इसे कहा जाता है महाशिरा, ठीक है। और ये हो गया हमारे पास फुफ्फुसीय धमनी, और फेफड़ों से जो शुद्ध रक्त लेकर जाती है उसे बोलते हैं हम फुफ्फुसीय शिरा। अब ये फुफ्फुसीय शिरा ब्लड को कहाँ लेकर आई, बाएं आलिंद में लेकर आई। अब शुद्ध रक्त बाएं आलिंद में पूरी तरीके से भर गया। अब उसके बाद क्या होगा, बायां आलिंद जब फुल भर जाता है तो ये क्या करेगा, संकुचित करेगा। संकुचित करते ही क्या होगा, यहां से जो शुद्ध रक्त है वो कहां जाएगा, द्विवलनी कपाट द्वारा बाएं निलय में जाएगा। कहां जाएगा, बाएं निलय में जाएगा। यानी सारा जो शुद्ध रक्त है बाएं आलिंद से कहां आ जाएगा, बाएं निलय में आ जाएगा, और फिर इसके बाद ये द्विवलनी कपाट क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। यानी जो शुद्ध रक्त को बाएं निलय से बाएं आलिंद में जाने नहीं देंगे, ठीक है। अब जब बायां निलय फुल हो जाता है तो फिर उसके बाद जो बायां निलय है वो भी क्या होने लगेगा, संकुचित होने लगेगा। और संकुचित होने के बाद यहां से एक महाधमनी निकलती है। क्या निकलती है, महाधमनी निकलती है, जो शुद्ध रक्त को हमारे शरीर के विभिन्न भागों तक लेकर जाने का कार्य करती है, ठीक है। फिर ये महाधमनी आगे जाकर छोटी छोटी वाहिकाओं में परिवर्तित हो जाती है, और इस वाहिकाओं को हम बोलते हैं क्या है, केशिकाएं। क्या बोलते हैं, केशिकाएं कहा जाता है। ये हो गई हमारे पास महाधमनी, ठीक है, महाधमनी। तो इस तरीके से जो ब्लड होता है ना, हमारे पूरे शरीर में क्या करता है, फ्लोट करता है। कैसे करता है, हमारे पूरे शरीर में फ्लो करता है। अब हमें इस डायग्राम को बनाने के लिए किसी भी एक भाग से स्टार्ट करना होता है। तो अगर स्टार्ट ही करना है तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे, दाएं आलिंद से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो वहीं से क्या होता है, पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब हम हमारी बुक के अंदर जो दिया हुआ है उससे समझ लेते हैं। हमने हमारा डायग्राम बनाया और उससे समझा, अब हम बुक के अंदर जो डायग्राम है उसे समझते हैं, ठीक है। तो देखो, ये जो नीला वाला जो भाग है, ये वाला भाग, इसे हम बोलेंगे दायां भाग, और इसे बोलेंगे हम बायां भाग। दाएं भाग में हमेशा अशुद्ध रक्त होता है, यानी जब भी
नीली नीली वाहिकाएं होंगी, इसमें क्या करेगी, अशुद्ध रक्त बहेगा, यानी नीली वाहिकाएं क्या करेगी, अशुद्ध रक्त को लेकर जाएंगी। मतलब हमारे बुक के अंदर इस तरीके से दिया हुआ है, जो नीला कलर है वो अशुद्ध रक्त को शो करता है और जो लाल कलर है वो शुद्ध रक्त को शो करेगा। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला भाग है ये है हमारे पास दायां आलिंद, ठीक है, और जो नीचे वाला भाग है ये है हमारे पास दायां निलय। ये वाला जो भाग है ये हमारे पास होता है बायां आलिंद, और ये वाला जो भाग है हमारे पास होता है बायां निलय। ठीक है, तो और ये जो है छोटी छोटी वाहिका, इन्हें बोलते हैं केशिकाएं, यानी फुफ्फुस के अलावा शरीर के अंगों में केशिकाएं होती है, यानी हमारे शरीर में जो विभिन्न अंगों तक जो रक्त लेकर जाएंगी वो क्या करेंगी, केशिकाएं लेकर जाएंगी। ठीक है, अब देखो ये हो गया हमारे पास शरीर से जो केशिकाएं निकल रही हैं ये अशुद्ध रक्त को लेकर जा रही है, किसके द्वारा, शरीर से महाधमनी द्वारा, यानी शरीर से अशुद्ध रक्त को लेकर जाने का काम कौन करेगी, महाधमनी। और ये महाधमनी कहाँ जाकर जुड़ रही है, हमारे दाएं आलिंद में जुड़ रही है। अब जितना भी अशुद्ध रक्त है वो हमारे शरीर से दाएं आलिंद में आ गया। जब दायां आलिंद फुल हो जाता है तो ये क्या होगा, संकुचित होगा, संकुचित होकर जो अशुद्ध रक्त है वो कहाँ चला जाएगा, इन द्वार द्वारा हमारे दाएं नीले में चला जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही अशुद्ध रक्त दाएं नीले में फुल होता है उसके बाद ये निलय क्या होगा, संकुचित होगा, और ये जो द्वार होते हैं ना ये नीचे से ब्लड को ऊपर जाने में सहायता नहीं करते, यानी ये क्या करते हैं, इस रास्ते को ब्लॉक कर देते हैं। अब क्या होगा, जब दायां निलय फुल हो जाएगा तो दायां निलय क्या करेगा, संकुचित होगा। संकुचित होते ही जो अशुद्ध ब्लड है वो यहाँ या इस द्वार से क्या होगा, बाहर निकलेगा, और इसे ये जो वाहिका है या जो वेसल है इसे कहते हैं हम फुफ्फुसीय धमनी। क्या बोलेंगे, फुफ्फुसीय धमनी, यानी दाएं निलय से जो अशुद्ध रक्त को हमारे फुफ्फुस या फेफड़ों तक लेकर जाता है उसे कहते हैं हम फुफ्फुसीय धमनी। यानी फुफ्फुसीय धमनी का काम क्या होता है, अशुद्ध रक्त को लेकर जाना। ठीक है, उसके बाद जो ये केशिकाएं होती है ये एल्वियोली तक जाती हैं, और एल्वियोली क्या करती है, रक्त को शुद्ध करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को उठा लेंगी और उसमें ऑक्सीजन को मिला देगी। उसके बाद ये शुद्ध रक्त क्या होगा, केशिकाओं द्वारा, ठीक है, एक फुफ्फुसीय शिरा में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, सब सारी केशिकाएं मिलकर फुफ्फुसीय शिरा बना देती है। ठीक है, एक मोटी शिरा होती है, यानी अब फुफ्फुस से शुद्ध रक्त लेकर जाएगा कौन, फुफ्फुसीय शिरा, कहां तक, हमारे हृदय के बाएं आलिंद में। ठीक है, ये जो वाला भाग है ये से बोलेंगे बायां आलिंद। फिर उसके बाद ये आलिंद फुल हो जाता है, फुल होने के बाद ये बायां आलिंद क्या होगा, संकुचित होगा, और यहां से सारा ब्लड कहां चला जाएगा, बाएं नीले में चला जाएगा। फिर बायां नीले क्या होगा, फुल होगा, और बायां नीले फिर से संकुचित होगा, और संकुचित होने के बाद ये क्या करेगा, इस महाधमनी द्वारा निकलकर छोटी छोटी केशिकाएं में मतलब ये जो धमनी होती है छोटी छोटी केशिकाओं में बदल जाती है, और ये जो शुद्ध रक्त है हमारे शरीर तक जाता है। फिर वापस क्या करेगी, हमारे शरीर की कोशिकाएं ऊर्जा बनाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड को विमुक्त करेंगी ऑक्सीजन का प्रयोग करके। फिर जो क्या होगा, वो अशुद्ध रक्त जो होगा वो क्या करेगा, फिर से दोबारा महाशिरा द्वारा कहां जाएगा, हमारे दाएं आलिंद में जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस क्या होता है, चलता रहता है चलता रहता है, और यही क्या कहलाता है, हमारे शरीर का परिसंचरण तंत्र। ठीक है, इस तरीके से चलता रहेगा, और ये क्या कहलाएगा, हमारे परिसंचरण तंत्र। यानी हमारा हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। कितनी बार धड़कता है, 72 बार धड़केगा, और 72 बार ही क्या करेगा, लव डव का साउंड आएगा, और यानी 72 बार शीतलन होता है और 72 बार ही संकुचित होता है। संकुचन और शीतलन कितनी बार होता है, 72 बार होता है 1 मिनट में। ठीक है, तो ये थी हमारे पास हृदय की क्रियाविधि, ये हमारे पास पूरी हृदय की क्रियाविधि, और एग्जाम में ये वाला डायग्राम बनाना। ठीक है, ये मैंने केवल समझने के पर्पज से बनाया है कि कैसे कैसे हार्ट के द्वारा ब्लड कहाँ जाता है, किस धमनी द्वारा लाया जाता है, किस शिरा द्वारा लाया जाता है। ठीक है, तो बनाना हमें कौन सा है, ये वाला डायग्राम जो हमारी बुक में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया, ये है हमारी हृदय की क्रियाविधि। ठीक है, ये हमारे चैप्टर का इस पार्ट का सबसे अंतिम भाग है। तो शुरू करते हैं। तो रक्त दाब कहाँ कैसे होता है या कैसे मापा जाता है, ये हमारे पास हमारी बुक के अंदर ये डायग्राम दिया हुआ है, इसके द्वारा ही हम समझेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो इसमें बोला गया है कि रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे रक्त दाब कहते हैं। ठीक है, यानी रुधिर वाहिकाओं की दीवार पर जो दाब लगता है ना, वही क्या कहलाता है, रक्त दाब कहलाता है। यानी जितने प्रेशर से ब्लड
इनकी दीवारों से टकराएगा या जाएगा, इनके थ्रू जाएगा, वही जो दाब कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, रक्त दाब कहलाएगा। हमने जब शिरा और धमनी पढ़ी थी तो धमनियों के अंदर दीवारें क्या थी, मोटी थी। इस वजह क्यों मोटी थी, क्योंकि जो हृदय होता है ना, वो जब बायां निलय होता है, वो जब संकुचित होता है तो एक प्रेशर के साथ ब्लड को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। तो वो जो प्रेशर होता है ना, उसी को हम कहते हैं ब्लड प्रेशर या रक्त दाब। यानी रक्त दाब मापने के लिए धमनियों को ही प्रिफर किया जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो ब्लड दाब होता है, रक्त दाब होता है, वो धमनियों से ही मापा जाता है। ठीक है, तो रुधिर वाहिकाओं की भित्तियों पर लगने वाला जो दाब कहलाता है वो रुधिर दाब कहलाता है। यह दाब शिराओं की अपेक्षा धमनियों में बहुत अधिक होता है। ठीक है, शिराओं की अपेक्षा किसमें अधिक होता है, धमनियों में अधिक होता है। क्यों, क्योंकि धमनियों की दीवारें मोटी होती हैं, और जो बायां निलय है वो क्या करेगा, जोर से यानी प्रेशर से, दाब के साथ ब्लड को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। फिर उसके बाद धमनी के अंदर रुधिर का दाब निलय प्रकुंचन के दौरान प्रकुंचन दाब कहलाता है, प्रकुंचन दाब कहलाता है। ठीक है, सॉरी, प्रकुंचन दाब कहलाता है। ठीक है, यानी धमनियों में जब रुधिर फ्लो करता है, कब, जब निलय पिचकता है, जब हमारा बायां निलय पिचकेगा या निलय पिचकेगा ना, यानी संकुचन होगा, तो संकुचन होने के कारण तो ब्लड तेजी से बाहर निकलेगा, किसके द्वारा, धमनियों द्वारा। और धमनियों की दीवारें इसीलिए मोटी होती है क्योंकि जब निलय पिचकता है ना, तो बहुत ज़्यादा दाब लगता है और बहुत ज़्यादा तेजी से ब्लड क्या होता है, हृदय से बाहर निकलता है। इसीलिए धमनियों पर जो लगने वाला दाब होता है ना, जब निलय संकुचित होता है, जब दो दाब लगेगा उसे बोलेंगे हम प्रकुंचन दाब। कौन सा दाब बोलेंगे, प्रकुंचन दाब। और इस प्रकुंचन दाब को इंग्लिश में बोलते हैं हम सिस्टोलिक प्रेशर। क्या बोलेंगे, सिस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास सिस्टोलिक, सिस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, सिस्टोलिक प्रेशर। फिर उसके बाद जो दूसरा दाब होता है हमारे पास, जब निलय या कोई भी नीचे, जो हार्ट का नीचे वाला जो भाग होता है जिसे हम निलय कहते हैं, बायां निलय और दायां निलय, जब निलय पिचकने के बाद या संकुचन के बाद धीरे धीरे शिथिल या फैलेगा, तो फैलने के बाद जो दाब होता है वो कहलाता है हमारे पास अनुशीतलन दाब। ठीक है, कौन सा दाब कहलाएगा, वो अनुशीतलन दाब। निलय अनुशीतलन या शिथिल धीरे धीरे फैलेगा, के दौरान धमनी के अंदर का दाब कहलाता है अनुशीतलन दाब। ठीक है, और इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। क्या बोलेंगे, डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, लिख देता हूं मैं से, ये हो जाएगा हमारे पास डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक, आई है डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, ये सिस्टोलिक प्रेशर हो गया और ये हो गया डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर या प्रकुंचन दाब क्या होता है, जब निलय पिचकता है तो बहुत तेजी से, बहुत प्रेशर से क्या होती है, धमनियों द्वारा ब्लड निकलता है, तो वो कहलाएगा प्रकुंचन दाब या सिस्टोलिक प्रेशर। ये होता है 120 mm। ठीक है, और जब निलय धीरे धीरे फैलता है या संकुच शिथिल होता है, संकुचित तो प्रकुंचन दाब हो गया, और धीरे धीरे फैलेगा या शिथिल होगा, शीतलन होगा, तब जो दाब लगेगा वो कहलाएगा अनुशीतलन दाब, जिसे बोलेंगे हम डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, और ये होता है हमारे पास 80 mm। ठीक है, तो सामान्य मनुष्य में जो दाब होता है ना, ब्लड प्रेशर होता है, वो 120/80 mm होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सामान्य मनुष्य में रक्तदाब कितना होता है, तो रक्तदाब होता है 120/80 mm का। ठीक है, ये हमारी बुक में भी दिया हुआ है। ठीक है, जो सामान्य प्रकुंचन दाब लगभग 120 mm तथा अनुशीतलन दाब लगभग 180 mm। अब सीधी सी बात है, जब प्रेशर से ब्लड बाहर आएगा, यानी जो निलय होगा संकुचित होगा, तो प्रेशर से बाहर भेजेगा तो वो प्रेशर ज़्यादा होगा, तो वो कितना होता है 120। और जब धीरे धीरे शीतलन होगा, रेस्ट कंडीशन में आएगा, तो वो दाब थोड़ा कम होगा, तो वो होता है हमारे पास 80 mm। तो जब निलय पिचकेगा प्रकुंचन दाब, और जब निलय धीरे 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 शिथिल होगा या फैलेगा या रेस्ट कंडीशन में आएगा, वो होगा हमारे पास अनुशीतलन दाब। अब हमारे पास कुछ डायग्राम से दिया हुआ है जो हम समझेंगे। ठीक है, ये एक हैंड है, हैंड में क्या है, ये धमनी है। ठीक है, जिसके अंदर शुद्ध रक्त फ्लो होता है। ठीक है, अब सबसे पहले ये बात याद रख लो कि
जो ब्लड प्रेशर मापा जाता है ना, उस ब्लड प्रेशर मापने वाले यंत्र का नाम क्या होता है, क्योंकि ये पूछा जाता है। ठीक है? जो ब्लड प्रेशर मापा जाता है उस यंत्र को कहा जाता है स्फिग्मैनोमीटर। ठीक है, क्या बोला जाता है? स्फिग्मैनोमीटर। ठीक है, काफी बड़ा नाम है पर याद रखना पड़ेगा। ठीक है, स्फिग्मैनोमीटर। ये क्या डायरेक्ट पूछा जाता है कि रक्त दाब मापने का यंत्र कौन सा होता है, तो कौन सा होता है? स्फिग्मैनोमीटर। अब देखते हैं कि रक्त दाब कैसे मापा जाता है। ठीक है, हम ये हैंड होता है मनुष्य का, इसमें क्या है? धमनी है। ठीक है, धमनी में शुद्ध रक्त हो रहा है। अब क्या होगा, जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक बैंड जैसा हमारे हाथ पे बांध देता है, और उसके अंदर से एक पाइप होता है जो एक बॉल जैसी, या जो बॉल होती है उसके आसपास उस पर जाकर अटैच हो जाता है। ठीक है, ये बॉल थोड़ी पिचकती है, पिचकती फूलती है। ठीक है, फ्लेक्सिबल होती है। और दूसरा जो पाइप होता है वो एक मीटर पे जाके लगता है। ठीक है, अब डॉक्टर क्या करता है, इस बॉल को कहता है पिचकाता है, और इसके द्वारा जो एयर है वो इस बैंड में भरती है, और धीरे धीरे ये बैंड क्या होता है? फूलता है, और हमारी धमनी को क्या करता है? ब्लॉक कर देता है। जब धमनी ब्लॉक हो जाएगी तो क्या करेगा? नीले जब पिचकेगा ना, तो प्रेशर से ब्लड को फेंकेगा कहाँ पर? धमनियों में और शरीर के विभिन्न भागों में। तो जैसे ही ब्लड प्रेशर से आएगा, धीरे धीरे इस मीटर में जो पारा होगा वो ऊपर चढ़ेगा, ऊपर चढ़ता चढ़ता कहाँ पर जाकर रुकेगा? 120 पर। यानी जब नीले पिचका तो उसने प्रेशर लगाया, और वो प्रेशर कहलाता है हमारे पास प्रकुंचन दाब या सिस्टोलिक प्रेशर, और वो कितना होता है? 120। यानी जब नीले पिचका ना, तो उसने क्या कर दिया? प्रेशर लगाया, वो प्रेशर इस मीटर के द्वारा धीरे धीरे पारा ऊपर चढ़ा और 120 पे जाकर रुक गया। यानी हमारा जो प्रकुंचन दाब होता है, जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है, वो होता है 120। इस सामान्य मनुष्य की बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद एक इक्विपमेंट और होता है डॉक्टर्स के पास, जिसे बोलते हैं हम स्टेथोस्कोप। ठीक है, इससे हार्ट बीट को क्या है? सुना जाता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा? इसको इस बैंड के थोड़ा नीचे लगाएगा, और धीरे धीरे इस बॉल को खोल देता है, और धीरे धीरे इसमें से एयर बाहर निकालता है। जैसे ही एयर बाहर निकालेगा, ये ब्लड वेसल खुल जाएगी, और इसमें से ब्लड फ्लो होने लगेगा, और फिर ये फ्लो ब्लड क्या करेगा? आवाज आएगी, यानी ध्वनि सुनाई देगी, जो हमारी हार्ट बीट की होगी। ठीक है, अब जैसे ही ब्लड इसमें से फ्लो करेगा ना, तब जो दूसरा प्रेशर होगा, अनुशीतलन दाब होगा। कौन सा प्रेशर होगा? डायस्टोलिक प्रेशर होगा या अनुशीतलन दाब होगा। कब बनता है? जब ये पिचका हुआ नीले धीरे धीरे रेस्ट कंडीशन में आता है, धीरे धीरे फूलता है। जैसे ही फूलेगा या शिथिल होगा, तो इस पे जो दाब लगेगा वो हो कहलाएगा हमारे पास अनुशीतलन दाब। और वो दाब कितना होता है हमारे पास? 80। यानी जो मीटर होगा, पारा होगा, वो कहाँ जाकर रुक जाएगा? 80 पर जाकर रुक जाएगा। ठीक है, तो यानी सामान्य मनुष्य में जो प्रकुंचन दाब या सिस्टोलिक प्रेशर होता है वो होता है 120 mm, और जो अनुशीतलन दाब होता है या डायस्टोलिक प्रेशर होता है वो होता है 80 mm। ठीक है, तो इस तरह से हमारी बॉडी में क्या मापा जाता है? ब्लड प्रेशर मापा जाता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर मापने के यंत्र को बोलते हैं स्फिग्मैनोमीटर, और जिससे हृदय की धड़कन सुनी जाती है उसे कहा जाता है स्टेथोस्कोप। ये डायरेक्ट ऑप्शनल क्वेश्चन में पूछा जाता है कि रक्तदाब मापने का यंत्र कौन सा है, तो 3-4 ऑप्शन दे देगा। 4 में से जो स्फिग्मैनोमीटर होगा वही करेक्ट होगा। ठीक है, और दूसरा होगा हृदय की धड़कन सुनने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास ब्लड प्रेशर। अब हमने रक्त परिसंचरण के सभी पार्ट पढ़ लिए, उसके अंदर हमारी वाहिकाएं आ गई, धमनियां आ गई, वेसल्स आ गई, हार्ट आ गया। ठीक है, हार्ट की क्रियाविधि आ गई, और ब्लड प्रेशर आ गया। ठीक है, तो ये जो पूरा पार्ट था हमारा, ये सेकंड पार्ट, ये खत्म हुआ, और इसी के साथ हमारा परिसंचरण तंत्र का एंड होता है। ठीक है, अब हम अगली वीडियो में नेक्स्ट जो तंत्र होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है।